5 का, और बेटा 5 का में सबसे पहले लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखने हैं। अभिलक्षण का मतलब ऐसा भी बोल सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 4 विशेषताएं पढ़नी है। तो हमने यहां लिख रखा है हेडिंग 5 का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण। तो देखो मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखता हूं। सबसे पहला अभिलक्षण है, क्या लिखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र, वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है बेटा, वो सूत्र पढ़ लेते हैं। सूत्र होता है k बराबर 2.3036 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। पहला अभिलक्षण तो ये है कि अगर हमको कोई भी विशेषता बतानी होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, पहली बात बताएंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला अभिलक्षण तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हो गया। और दूसरा, अगर बेटा इसका अभिलक्षण या दूसरी विशेषता बतानी हो तो एक और बताएंगे, इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। इस बात से तो परिचित ही होंगे कि अर्ध आयुकाल होता क्या है। अर्ध आयुकाल किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह समय अंतराल होता है जिसमें कोई अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है, आधी रह जाती है या आधी समाप्त हो जाती है। अगर कोई अभिक्रिया 10 दिनों में समाप्त हो रही है तो उसका अर्ध आयुकाल कितने दिन है, 5 दिन। कहता है इसका अर्ध आयुकाल अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है, अर्ध आयुकाल को लिखते हैं टी हाफ से, और फॉर्मूला होता है 0.693/k। ये फॉर्मूला होता है। अब एक तो ये दूसरी चीज हो गई, अर्ध आयुकाल टी हाफ इक्वल्स 0.693/k होता है। एक और बात क्या लिखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका मतलब अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है, अच्छा उस वेग समीकरण कुछ इस प्रकार का होता है। वेग समीकरण R बराबर के अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात कितनी लिख देनी होगी, 1। अगर एक घात 1 लगी हुई है, अभिकारक पदार्थ के सांद्रता या अभिकारक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान की घात 1 है, इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। घात 0 होती 0 कोटि की अभिक्रिया होती, और घात 2 होती तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती। तो मैंने तीसरे अभिलक्षण में से मैंने इस बात को लिखा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है वो इस प्रकार का होता है। वेग समीकरण R बराबर K⁴ होता है। एक अभिलक्षण और भी बेटा हमको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलक्षण है। क्या अभिलक्षण इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी पूर्ण नहीं हो पाती। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है अनंतकालीन होती है। अनंतकालीन का मतलब समझते हो ना, पता नहीं कब तक चलती रहेगी। उसका भी रीजन है, कभी कभी पूछ लेता है कि सर जी आखिर क्या ऐसा रीजन रहा कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसको आपने अनंतकालीन बोल दिया, आपने ऐसा बोल दिया कि ये कभी समाप्त नहीं होगी। उसका रीजन ये है, जब अभिक्रिया को प्रारंभ कराया जाएगा पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता कैसी होगी, अधिक, उस समय अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। जैसे जैसे अभिक्रिया को टाइम बीतता रहेगा अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता घटने लगेगी, और अभिकारक पदार्थ की सांद्रता घटने का मतलब अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाएगा, धीमा। जब अभिक्रिया अपने लास्ट चरण में होगी, अंतिम क्षणों पर होगी, तो अभिकारक की सांद्रता बहुत ही धीमी कम हो जाएगी, और क्योंकि सांद्रता बहुत ही कम हो जाएगी वेग भी उसका कैसा हो जाएगा, बहुत ही धीमा। इतना धीमा होगा कि अभिक्रिया को हो सकता है कभी जीवन में कंप्लीट ही हो ना पाए। इसको विशेष ध्यान रखना। अगर कभी कोई पूछता है क्यों अनंतकालीन है,
तो उसका रीजन देता है क्योंकि अभिक्रिया जैसे ही स्टार्ट होती है सांद्रता में कमी आने लगती है और अभिक्रिया का वेग लगातार घटता रहता है और इतना कम हो जाता है अभिक्रिया का वेग कि अभिक्रिया अनंतकालीन हो जाती है। इतना धीमा हो जाता है कि अभिक्रिया का वेग लगभग रुक जाता है अभिक्रिया, और क्योंकि अभिक्रिया लगभग रुक गई इसका मतलब अब ये अनंतकालीन है। तो मैं लास्ट में केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखता हूं, ये अभिक्रियाएं का मतलब समझते हो ना, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं अनंतकालीन होती हैं, अनंतकालीन होती है। इसका मतलब समझते हो कभी ना पूर्ण होने वाली। हालांकि एक फैक्ट मैं और लिख सकता था क्या, कि जैसे जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया स्टार्ट होती है अभिक्रिया का वेग लगातार धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। लेकिन क्या है कि 4 फैक्ट हो गए मेरे लिए, तो मैं बस इतना ही रखता हूं। आगे अगर मैं इसी क्वेश्चंस को पढ़ता हूं तो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड करके रखा हुआ है। कहता है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। एक प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल कितना है, 60 मिनट। बेटा अर्धायुकाल का मतलब टी हाफ की जो वैल्यू दी है वो दी है 60 मिनट। बोलता है, कहता है कि तो फिर एक काम करके दिखाइए कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। अभिक्रिया का कितना परसेंट भाग पूर्ण कराना है, 90। सबसे पहले जैसे ही अर्धायुकाल दे दे आप सबसे पहले अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल लो। कभी भी अभिक्रिया की डिमांड करे आप सबसे पहले एक काम करो कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कर लो। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करोगे बेटा, वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला देखो, टी हाफ का एक फॉर्मूला हमारे पास है। टी हाफ के फॉर्मूले में करना क्या है, के को इधर ले आना है और टी हाफ को नीचे लेकर के जाना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ कहाँ आ जाएगा, नीचे। और थोड़ा सा हल करते हैं, 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी रख देनी है, 60। अब यहीं पर रोक देंगे। यहीं पर रोक कैसे देंगे कि के की वैल्यू हमको पता चल गई है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रोल पर चलते हैं जो इस सवाल में सबसे कठिन लाइन और समझने लायक लाइन भी है। कहता है कितने समय में, तो कितने समय का मतलब है, समय है क्वेश्चन मार्क, टी बराबर क्वेश्चन मार्क है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। बेटा अच्छा यार ये बताओ, अगर अभिक्रिया 90% पूर्ण होने की बात कह रहा था, इसका मतलब शुरुआत में प्रारंभ में पदार्थ कितने परसेंट लिया गया होगा, 100%, तभी तो 90% खर्च हुआ। प्रारंभ में ली गई मात्रा को लिखते हैं ए से, और उसने बताया है प्रारंभ में ली गई मात्रा कितने परसेंट है, 100% है। कहता है 90% अभिक्रिया पूरी हो गई है। सोच समझ के जवाब देना, अगर 90% अभिक्रिया पूरी हो गई है पदार्थ कितने परसेंट बचा होगा, 10%। बचे हुआ पदार्थ होता है a माइनस एक्स की वैल्यू। a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी बची है, 10%। बस यही पहचानना होता है। a है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा और a माइनस एक्स है बचे हुए पदार्थ की मात्रा। कोई पूछेगा सर जी x इसमें से क्या है, खर्च हुए पदार्थ की मात्रा। कहता 90% पूर्ण हो गई है, तो 90% जो थी वो किसकी वैल्यू थी, x की। अभी ध्यान दो, a की वैल्यू 100% माइनस x की वैल्यू 90% घटाओगे कितना आएगा, 10%। या डायरेक्ट ऐसे सोच सकते थे कि 90% पूर्ण होगी तो बची कितने परसेंट होगी, 10%। और जब इस रीडिंग को हम जान लेते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल सरल है, हम उसको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला लगेगा ये वाला। क्या फॉर्मूला था बेटा, k इज इक्वल टू 2.3036 बेटा अपॉन टी, आगे लिखा हुआ है लॉग, आधार 10 है, ऊपर a, नीचे a माइनस एक्स। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, t को इधर लेके आ जाते हैं। 2.3036 अपॉन टी की वैल्यू कहता है, तो टी की सॉरी के इधर गया है ना, और के की वैल्यू तो हमको पता है। या एक काम कर लेते हैं, टी लिखा रहने दे, या के की वैल्यू क्या है 0.693 बाई 60, ये के की जगह पर रख दिया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, लॉग बेस 10 है, ए की वैल्यू है 100 अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू है 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी ध्यान देने वाली बात है, लॉग 10 का आधार 10 पे मान कितना होता है, 1। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे 0.693
बाई 60 इज इक्वल टू, बेटा log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 का इसमें गुना होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 2.3036 बाई टी। पूछेगा अगला नंबर कहाँ गया भाई, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, छोड़ दिया मैंने उसको। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब 2.3036 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.3010। अब कहोगे सर जी ये कैसे पता चला? भैया देखो, हमने इस बात को पहले से भी रट रखा है। किस बात को? दो नंबर का गुणनफल होता है 0.693। ये 0.693 जो होता है, ये दो नंबरों को गुणा करने पर आता है। किसका किसका? एक तो 2.3036 का और दूसरा 0.3010 का। इन दो नंबरों का गुणा करते हो तब आता है 0.693। तो मैंने क्या किया, इससे जब इसको काटा तो दूसरा नंबर आ जाएगा। पहले नंबर से टोटल नंबर को काटा, दूसरा नंबर आ जाएगा। दूसरी बात भैया, सबसे कठिन चीज, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये कठिन है। आसान क्या है, डिवाइड कर लेना अपना। बेटा इसको क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ध्यान देने वाली बात है, टी यहां आएगा, 60 ऊपर जाएगा और ये 0.301310 है, ये नीचे चला जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 बाई 0.3010। अभी एक काम करते हैं, पॉइंट को 3 डिजिट पीछे ले जाते, तो पॉइंट 3 डिजिट पीछे हो जाएगा। बेटा 301 का भाग इसमें से 60,000 में से देना है। टी बराबर 301 का भाग 60,000 में दे लेना अपना, नहीं दे पाओगे, जो भी आंसर आएगा वो आएगा मिनट में। इस बात को विशेष ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा मिनट में आएगा, क्योंकि भैया शुरुआत में हमको जो टाइम दिया गया था कहाँ, वो काहे में था, मिनट में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं फिर। चल अभी अगला नंबर बेटा लिखा हुआ है, कहता है कॉपर के दो प्रमुख अयस्क। बेटा कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों वाला जो ये क्वेश्चन है, ये तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम वाले चैप्टर से है, जो कि इस बार पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 30% कोर्स में से अलग कर दिया गया है। आगे मैं पढ़ता हूं 5 का गा। क्वेश्चन 5 में से गा नंबर कहता है लिगैंड क्या है, या लिगैंड किसे कहते हैं। एक दंती एवं द्विदंती लिगैंड की परिभाषा उदाहरण दीजिए और निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम ज्ञात कीजिए। अच्छा, लिगैंड क्या होता था? लिगैंड वह परमाणु या परमाणुओं का समूह या आयन होता था जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सह संयोजक आबंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता था, देता था। उसी को तो लिगैंड कहते थे। फिर जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 होती थी उसको एक दंती लिगैंड कहते थे, या एक दंतुक लिगैंड कहते थे। जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 थी द्विदंतुक लिगैंड कहते थे या द्विदंती लिगैंड कहते थे। बाइडेंटेट भी उसको उसी को कहते थे। और लास्ट में भैया कहता है कि उदाहरण भी दीजिए, क्योंकि उदाहरण की डिमांड की। इसमें थोड़ा सी बात लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से परिभाषित करेंगे कि लिगैंड क्या होता है। लिगैंड को परिभाषित करेंगे। लिगैंड वह अणु परमाणु या आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन देते हुए उसके साथ का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, उसके साथ उपसह संयोजक
आबंध बनाता है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? लिगेंड। अभी आगे बोलता है, इसी में से क्या लिखा था? हाँ, एक दंती व द्विदंती लिगेंड की परिभाषा। तो बात करेंगे कि एक दंती लिगेंड क्या होता है। एक दंती बिल्कुल आसान से परिभाषा है, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक। जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या एक होती है, हाँ, उनको कहते हैं एक दंती लिगेंड। बात आते हैं एक दंती लिगेंड की बात करते हैं, तो H2O एक दंती लिगेंड है, NH3 एक दंती लिगेंड है, Cl- एक दंती लिगेंड है, Br- एक दंती लिगेंड है। ये तो हो गया एक दंती लिगेंड के एग्जाम्पल। आदि। अभी कहता है द्विदंती लिगेंड को भी परिभाषित कीजिए। बिल्कुल आसान है, द्विदंती लिगेंड। बेटा द्विदंती लिगेंड का पूछेगा तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा क्या बताओगे? वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? दो होती। समझ जाओगे ना डेफिनेशन? तो क्या द्विदंती वाली छोड़ दे परिभाषा? बस एक काम करना है, जिनमें दाता परमाणु संख्या जहां आपने एक लिखी है वहां क्या कर लेना है? दो होती है। और बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड के अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो यहां एग्जाम्पल लिखे लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में बेटा आपने पढ़ा होगा एथिलीन डाइएमीन, NH2CH2 CH2NH2। ये बाइडेंटेट लिगेंड है। एक ऑक्सिलेटो C2O4 डबल माइनस, ये भी डाइडेंटेट लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन और ऑक्सिलेटो ये दोनों ही डाइडेंटेट या द्विदंती लिगेंड है या द्विदंतुक लिगेंड है। अभी क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, अरे अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रहा जाता है, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम ज्ञात करें या नाम लिखें। तो भैया एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट यहां पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे दिया है FeH2O और ब्रैकेट के बाहर बेटा लिखा हुआ है Cl3। इसके बाद एक सेकेंड नंबर पर और दिया गया है K4FeCN6 आयुपेश। अच्छा, ये वो वाला है जिसको हम लोग शुरुआत से लेके लास्ट तक एग्जाम्पल पे रख रहे थे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले वाले का नाम पढ़ते हैं, ऊपर वाले। सबसे पहले लिगेंड को पढ़ेंगे हेक्सा, इसको पढ़ेंगे एक्वा। तो अगर इसका नाम पढ़ना पड़ा तो सबसे पहले हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा तो बेटा इसका हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? आयरन, आयरन। और बेटा लास्ट में पढ़ेंगे, अच्छा आयरन के बाद मैं क्या कह रहा था, ऑक्सीकरण इस अवस्था भी बतानी होती है। लास्ट में क्या पढ़ेंगे? इसको क्लोराइड। अब ऑक्सीकरण अवस्था Fe की रहेगी। देखो कैसे निकाल सकते हो, H2O पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, आवेश कितना हो गया? शून्य। एक क्लोरीन पर एक ऋण चार्ज, तो 3 क्लोरीन पर 3 इकाई ऋण आवेश, और उसको बैलेंस करे क्या करेगा? Fe। अच्छा बताओ, 3 इकाई ऋण आवेश को बैलेंस करने के लिए 3 इकाई धनावेश भी तो चाहिए। वो 3 इकाई धनावेश कौन रखेगा? Fe। इसका मतलब Fe पर 3 इकाई धनावेश है, जिसको हम रोमन अंक में 3 से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो K4 को, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। फिर इसके बाद हेक्सा, फिर सायनो,
अच्छा, इसमें से साइनो भी पढ़ सकते थे, साइनाइडो भी पढ़ सकते थे, साइनो। और बेटा Fe को पढ़ते थे, आयरन पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कहा था जब इस प्रकार का कंपाउंड पढ़ा जाए, जब लिगैंड वाला समूह ऋण आयन का काम करने लगे, तो धातु परमाणु के लास्ट नाम के लास्ट में 8 लगा देते हैं। तो क्योंकि Fe का एक नाम है फेरम, नाम के लास्ट में 8 लगाएंगे तो ये हो जाएगा फेरेट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फेरेट। अब रोमन अंक में ऑक्सीकरण अवस्था का वर्णन भैया ऐसे लिख सकते हो, देखो एक Cn पर 1 इकाई ऋणावेश होता है, तो 6 Cn पर 6 इकाई ऋण आवेश, उसमें से पोटेशियम 4 इकाई धनावेश प्रोड्यूस कर देगा, तो 6 इकाई ऋणावेश में से 4 इकाई धनावेश कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इकाई ऋणावेश बचेगा, और उस 2 इकाई ऋणावेश को बैलेंस करेगा Fe, इसलिए सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 का घा, क्वेश्चन नंबर 5 का घा। और भैया क्वेश्चन नंबर 5 के घा को देखा जाए, सबसे पहले लिखा है हैलो एल्केन को बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर कहता है हैलो एल्केनों को बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखो। आपको विधियों में से हिंदी में बहुत सारी लैंग्वेज लिख करके नहीं आनी है, क्योंकि आपसे डिमांड किस बात की है, समीकरण लिखने की। तो हमारे पास सबसे पहले काम करने हैं कि 2 विधियां ऐसी लिखनी है जिससे आप हैलो एल्केन बना सकते हो। तो मतलब मैं क्या हेडिंग डालूंगा, हैलो एल्केन को बनाने की, बेटा कितनी विधियां लिखनी है, 2 विधियां। तो सबसे पहले हैलो एल्केन को बनाने की 2 विधियों की बात करेंगे, और उनमें से पहली विधि जो होगी, पहली विधि लिखते हैं बाई एल्कीन, या एल्कीनों के द्वारा। अच्छा ये भी ध्यान देने वाली बात है, किसी भी हैलो एल्केन का वास्तविकता में नाम तो लिया नहीं गया है, तो हैलो एल्केन को एल्कीन से कैसे बनाएंगे। देखो एक नॉर्मल एल्कीन का सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि अच्छा वो कह देता है एथिलीन पर बनाओ, तो मैं एथिलीन का सूत्र लिख देता, वो कहता प्रोपीन का बनाओ, प्रोपीन का लिख देते, लेकिन उसने एक एल्कीन केवल मांग लिया है, तो एल्कीन का नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, डबल बॉन्ड है। आपको इससे हैलो एल्केन बनाना है, तो हैलो एल्केन बनाना होगा तो बेटा इस पर अभिक्रिया करवा देंगे HCl की। अच्छा HCl की बनानी है, ये जरूरी जबरदस्ती नहीं कि Cl से ही अभिक्रिया करवाया जाए। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है सर जी हम Cl से नहीं Br से कराना चाहते हैं, बेटर रहेगा। कोई आयोडीन से कराना, HI से कराना चाहता है, वो भी अच्छा रहेगा। इसलिए हम एक काम कर लेते हैं, हैलोजन के लिए X का इस्तेमाल कर लें, F भी हो गया, Cl भी हो गया, Br भी हो गया और I भी हो गया। अभिक्रिया कैसे करेगा बेटा, HX में से ये X जो है वो H से इस कार्बन से अटैच होगा, और H जो है वो इस कार्बन से अटैच होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, आगे लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड CH3। ये पहला हैलो एल्केन बन गया। अभी नेक्स्ट नंबर पे क्या कहता है, एक तो आप हैलो एल्केन से, एल्कीन से हमने बनाया है, एक और विधि थी क्या, देखो और एक दूसरी विधि भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर बाई एल्कोहल। अगर आपसे कोई एल्कोहल दे दे और कहे एल्कोहल से आपको एल्किल हैलाइड बनाना है या हैलो एल्केन बनाना है, तो आप क्या करोगे। एक नॉर्मल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटा R सिंगल बॉन्ड OH। अगर इससे हमें हैलो एल्केन बनाना है, सभी को पता है और पता होना भी चाहिए, हम सबसे पहले एक पदार्थ लेने वाले हैं जिसका नाम है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या करता है, क्या है,
ROH में इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। एक Cl इसको देगा, एक ClH को देंगे, बेटा बीच में बचेगा क्या, PCl3, उसको यहां लिख लेंगे। बीच वाले पार्ट को PCl3 मिलेगा, तो क्या बनेगा, देखो बीच वाले PCl3 मिलेगा तो PCl3 O के साथ कनेक्ट होगा, POCl3, ClH के साथ कनेक्ट होगा, HCl, R भी तो Cl के साथ कनेक्ट होगा, R सिंगल बॉन्ड Cl। ये बेटा हैलो एल्केन का फॉर्मूला है। तो आपने दो विधियां थी जिनसे हैलो एल्केन को निर्मित कर लिया। अभी आगे बोलता है इन विधियों के रासायनिक समीकरण तो लिखिएगा तथा इनकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। इनकी का किनके का मतलब जो हैलो एल्केन मिलते हैं, हैलो एल्केन्स की अभिक्रिया करवानी है किसके किसके साथ, एल्कोहली KOH के साथ करवानी है और दूसरा AgCN के साथ करवानी है। दोनों के साथ मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट पे दिया है, ऐसे लिख लें, एल्कोहल की KOH से क्रिया। सबसे पहले एल्कोहल की अभिक्रिया KOH से करवाते हैं। तो बेटा एक नॉर्मल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, फिर एक मैं दोबारा से देख लेता हूं, थोड़ा सा गलत हमारे पास से लिख गया है, इसको सही करेंगे। क्या कहता है, हैलो एल्केन की KOH से अभिक्रिया। हैलो एल्केन की KOH से क्रिया। तो बेटा हैलो एल्केन का सूत्र तो होता है R सिंगल बॉन्ड Cl, लिखना चाहो Cl लिख दो, तुम्हारी इच्छा हो तो क्या लिख दो X, ये भी अच्छा काम करता है। और KOH से अभिक्रिया होगी तो KOH से अभिक्रिया का तरीका देखो बड़ा आसान है, अभिक्रिया करवाओगे KOH से, ऐसा थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इसको। इनके निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करवाइए। एक हैलो एल्केन देखो हम लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2OH, हैलो एल्केन, इस पर Cl लगा दीजिए और अभिक्रिया होनी है KOH से। और KOH बेटा कैसा रहना है, एल्कोहली। ध्यान से देखना बेटा इसको, सबसे पहला काम CH2 लिखा है ना यहाँ पे, तो एक H साथ में रखो, एक H यहाँ अलग रखो। उससे फायदा क्या होगा बेटा, HCl को लेकर अलग हो जाएगा। अगर HCl को लेकर अलग होगा तो बनेगा क्या, HCl। HCl क्या है, अम्ल। अम्ल इस क्षार से क्या करेगा, अभिक्रिया। अगर अम्ल इस क्षार से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। तो लवण और जल कैसे बनता है, क्या अभिक्रिया करता है Cl से, तो पहला कंपोनेंट KCl, फिर H अभिक्रिया करता है OH से, तो दूसरा कंपोनेंट H2O, और इसके बाद में सोचता हूं मेरे पास क्या बचता है, RCH, R सिंगल बॉन्ड CH, और बेटा ये वाला तो H चला गया, इसके पास से Cl चला गया, तो बचा क्या, CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन का निर्माण होता है, पहला हो गया। सेकेंड पार्ट में रिएक्शंस को लिखना है। क्या बोलता है, कहता है AgCN से करवानी है अभिक्रिया हैलो एल्केन की। तो भैया लिखेंगे हैलो एल्केन की AgCN से क्रिया। तो इसका भी अभिक्रिया करवा लेते हैं। हैलो एल्केन का सूत्र बेटा अगर ध्यान दोगे तो हैलो एल्केन का सूत्र R सिंगल बॉन्ड, X भी लिख सकते हो, ये हैलो एल्केन का फॉर्मूला हो गया। अभिक्रिया किससे होनी है, AgCN से।
AgCN से अभिक्रिया होनी है। थोड़ा सा इसमें से अलग से याद रखने की जरूरत है। क्या है, देखो क्या करेगा, X अभिक्रिया करेगा किससे, Ag से। X अगर Ag से अभिक्रिया करेगा तो पहला कंपोनेंट बनाकर तैयार करेगा AgX। अच्छा, ये जानते हो X किसकी जगह पे इस्तेमाल किया गया है, FCl Br या I की जगह। अच्छा सर जी, क्यों ये सब X लिखते चले आ रहे हैं शुरू से लास्ट तक? क्योंकि उसने कभी ये नहीं कहा कि हमारी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाओ, कि अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाओ। उसने हैलोजन का नाम लिया है। तो मैं क्या करता, सोचता हूँ कि हैलोजन के नाम पर किसी एक एलिमेंट को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो मैंने उसकी जगह पे X लिखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये बताओ, R बचा और क्या बचा, Cn। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की वाली बात है, R के बाद Nc लिखना, Cn मत लिखना। जिस हैलो एल्केन से अभिक्रिया करेगा उसी हैलो एल्केन का क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। साइनाइड नहीं बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे एल्काइल या एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये फॉर्मूले का नाम हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 6 का अगला क्वेश्चन है 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पढ़ेंगे। कहता है प्राथमिक एमीन व एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। मैं सबसे पहले पढ़ देता हूं आपको करना क्या क्या है। प्राथमिक एमीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाना है और फिर एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। तो एक एक काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्राथमिक एमीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्राथमिक एमीन से प्राथमिक एल्कोहल। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति कहता है सर जी प्राथमिक एमीन का सूत्र याद है, तो हम क्या लिखते हैं, देखो प्राथमिक एमीन का सूत्र, प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। ये होता है प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी अभिक्रिया होगी HNO2 की से, और अभिक्रिया होती है NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। अच्छा, अभिक्रिया लिखने का तरीका बिल्कुल आसान है। कैसा तरीका आसान है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इस भाग को इस कंपाउंड को दो भागों में तोड़ते हैं। कैसे भागों में तोड़ेंगे, सबसे पहले N के पास आएगा बेटा, इसमें से एक O और H मिलेगा R को, और बेटा OH में से केवल O बचा है तो ये O मिल जाएगा इसको। अब फॉर्मूले अगर देखें तो क्या क्या बनेगा, ये वाला भाग बनाएगा ROH, बीच वाला भाग बनाएगा N2, और बेटा लास्ट वाला जो भाग है वो H2O के साथ अभिक्रिया करेगा और बना डालेगा H2O। एक तो प्राथमिक एमीन से आपने प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर लिया, ये हो गया प्राथमिक एमीन, और ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल। अभी और इसमें से बोलता है, कहता है एल्कीन से भी आपको प्राथमिक एल्कोहल बनाना था, तो भैया एल्कीन से बना लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल। तो यहां लिखना पड़ेगा हेडिंग एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल। एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल देखो, तो बेटा एल्कीन का फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का फॉर्मूला होगा। प्राथमिक एल्कोहल अगर आपको बनाना है, आप इसमें से विशेष ध्यान रखें, आप एक तो अभिक्रिया HOS अर्थात जल से करवाएं, और दूसरी पराक्साइड की उपस्थिति रखें। पराक्साइड की प्रेजेंस में होता क्या है, वैसे पराक्साइड की प्रेजेंस ना होती तो क्या प्रॉब्लम आती, OH इस बीच वाले कार्बन से जुड़ता और द्वितीयक एल्कोहल बन के तैयार हो जाता। अगर मैं पराक्साइड नहीं लिखता तो क्या होता उस समय की बात, लेकिन अगर पराक्साइड लिखा है इसका मतलब OH लास्ट वाले कार्बन से जुड़ेगा,
अगर OH लास्ट वाले कार्बन से जुड़ेगा तो फिर प्राइमरी एल्कोहल ही बनेगा। देखो कैसे बनेगा, मैं पहले लिखता हूं। अभिक्रिया में से क्या हुआ, ये एक डबल बॉन्ड जो है ये टूट गया, और जब बेटा डबल बॉन्ड टूटा तो OH मिला इसको और H मिला इसको। कहोगे OH और H कहाँ से आया है, ये जल से आया है। जल में HOH लिखा था तो H मिला इसको, OH मिला इसको। फॉर्मूला क्या बनेगा इसको देखते हैं। R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH और प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा। R सिंगल बॉन्ड CH2, डबल टूट गया तो सिंगल बचा, आगे बचा CH2 के साथ OH। इस प्रकार से प्राइमरी एल्कोहल बन गया। कहता समीकरण लिखिए, एसीटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो भैया इतनी जगह तो मेरे पास है नहीं इस बोर्ड में, तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर आगे का क्वेश्चन का पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का में से बेटा थोड़ा सा अभी भाग रह गया था। जैसे क्या रह गया था कि आपने प्राथमिक एल्कोहल के विरेचन की विधियां तो पढ़ ली, बनाने की विधियां तो पढ़ ली हैं, लेकिन अभी प्राथमिक एल्कोहल से एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया होनी है और प्राथमिक एल्कोहल से एसिटिक अम्ल की भी अभिक्रिया होनी है। तो ये दो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण पढ़ने हैं। तो पहला है प्राथमिक एल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब बेटा प्राथमिक एल्कोहल के एसिटिल क्लोराइड से विक्रिया कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। और प्राथमिक एल्कोहल की बात करेंगे तो बेटा प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH, ये फॉर्मूला होता है। अब बेटा इसको देखो सॉल्व कैसे करना है। ये Cl इस H को लेके अलग हो जाएगा। अगर HCl को लेकर अलग होगा तो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा HCl। और मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है CH3COO और इसके बाद में बचता है R को बोलेंगे एल्काइल या एल्किल और CH3COO को बोलेंगे एसीटेट। वैसे भी एग्जाम में जहां तक हो सके जिनके जिनके नाम आपको आते हो नाम लिखकर ही आओ, उसका जो इंप्रेशन होता है वो एक अलग से रहता है। अभी नेक्स्ट नंबर एक और अभिक्रिया लिखनी है, प्राथमिक एल्कोहल की ही लिखनी है। अभिक्रिया आपको कहाँ से लिखनी है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल से लिखनी है। एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक एसिड से क्रिया, खतरनाक अभिक्रिया, ध्यान में देखो इसको। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COOH। प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, R सिंगल बॉन्ड OH। अभिक्रिया होगी अच्छी प्राप्ति के लिए या अच्छे रिजल्ट के लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए आप H2SO4 की प्रेजेंस रखोगे। जैसे ही इसको गर्म करोगे बेटा इसका H इसके OH को लेके अलग हो जाएगा, बनकर तैयार होगा H2O। और मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास क्या बचता है, CH3 सिंगल बॉन्ड COOR। CH3COO यहां से हो गया, R यहां से हो गया। इसका नाम तो लिख ही चुके हो ना, एल्किल एसीटेट। अच्छा, इसका अथवा पर भी एक क्वेश्चन दिया है, 6 के का अथवा। अथवा पर मैं क्वेश्चन जो लिखा है उसको पढ़े देता हूं। क्या क्वेश्चन लिखा है, लिखा है क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरेचन कीजिए। विरेचन का मतलब बनाइए, तो इसका मतलब मुझे इस बार बनाना है फिनॉल। पहली बार क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, दूसरी बार एनिलीन से फिनॉल बनाना है। एक एक काम भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अथवा का आंसर। यहां
आंसर में सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। अगर बेटा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण करोगे तो बेटा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, और इस पर विक्रिया होगी बेटा क्षार की। जैसे ही क्षार की विक्रिया होगी, बिल्कुल आसान सी पहचान है बेटा, ये Cl किससे विक्रिया करेगा? Na से। अगर NaCl से विक्रिया करेगा तो बनकर तैयार होगा NaCl, तीर के निशान के साथ माइनस। बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा? OH। तो भैया बेंजीन के ऊपर आ रहा है OH, और इसी फॉर्मूले को तो आप क्या बोलते हो? फिनॉल। फिनॉल इसी फॉर्मूले को बोलते हैं। अभी एक और अभिक्रिया कहता है कि आप एक बार और फिनॉल बनाओ, लेकिन इस बार फिनॉल का निर्माण कीजिए एनिलीन से। तो भैया एक बार एनिलीन से फिनॉल बनाते हैं। यहां हमने लिख रखा है एनिलीन, आपको इससे बनाना है फिनॉल। बेटा एनिलीन का फॉर्मूला देखो, एनिलीन ऐसे लिखते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2। कहोगे सर जी इतना खतरनाक स्टाइल में लिख रहे हो? बिल्कुल, देखो क्यों खतरनाक स्टाइल में लिखा जा रहा। इस पर अभिक्रिया बेटा होना है HNO2 की। कहोगे सर जी HNO2 की अभिक्रिया करवाएंगे तो, लेकिन HNO2 जो है ये लैब में आपको मिलने वाला नहीं। आप अपनी प्रयोगशाला में जाओगी, ढूंढना स्टार्ट करोगे, आपको HNO2 का कोई भी बोतल कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। आप ढूंढ डालोगे, सारी सेल्फ ढूंढ डालोगे, लेकिन आपको ये एसिड नहीं मिलने वाला है। जब ये एसिड मिलेगा नहीं तो आखिर इसका यूज कैसे किया जाए? इस एसिड को तुरंत उसी समय बनाया जाता है, यूज किया गया है। यूज करने के बाद क्योंकि ये एसिड जो है वो टिकाऊ नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये डिकम्पोज हो जाता है। तो कहेगा सर जी फिर ये एसिड किस बनाया कैसे गया होगा? दो केमिकल्स को मिलाकर, और वो दो केमिकल्स यहाँ हैं NaNO2 और दूसरा HCl। ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? HNO2। अब HNO2 डिवाइड कैसे होता है उसको ध्यान देने वाली बात है बेटा। ये दोनों कंपाउंड मैंने ब्रेक कर दिए, यहां का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ। N के नीचे आपको लिखना है N, इसमें से एक O और एक H को यहां लिख लेना है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर OH यहां से आ गया, N इधर आ गया, तो केवल एक O ही तो बचा है, वो O लिख देना है इसके नीचे। बनेगा क्या क्या? C6H5OH, C6H5OH। बेटा यही तो फिनॉल है। आगे देखते हैं N2, और लास्ट में देखोगे तो बचता है H2O, और C6H5OH को ही बोलते हैं क्या? फिनॉल। तो फिनॉल ये दूसरे प्रोसेस से ऐसे बन गया। साथ में कहता है फिनॉल बनाकर तो दिखा दिया है, एक काम और कर लें, फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। फिनॉल अम्लीय प्रकृति में होता है, इसको स्पष्ट करना है। तो भैया मैं क्या करूंगा, नीचे लिखूंगा फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। मतलब आपको यह दिखाना है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होगा। तो भैया फिनॉल का फॉर्मूला देखो क्या होता है। फिर हमने इसको कहां घोला? जल में। जल में घोलने पर फिनॉल आयनाइज हो गया। कौन से जैसे कैसे आयनाइज हुआ इस बात को भी देखते हैं। फिनॉल जल में घुलने के पश्चात कुछ इस प्रकार से आयनों में ब्रेक हुआ, अर्थात फिनॉल जो है वो जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। क्योंकि फिनॉल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो मैं क्या बोलूंगा, H+ आयन देने के कारण
फिनॉल की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। फिनॉल की प्रकृति अम्लीय है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, अगर कोई पूछता भी है कि क्यों आखिर फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है, तो उसको बताओ कि फिनॉल H+ आयन दे देता है जल में घुलकर, इसलिए ये अम्लीय है। और कुछ बच्चे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इस विशेष प्रकार के आयन को बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, और ये बहुत स्टेबल आयनों में से एक है। स्टेबल आयन का मतलब समझते हो, एक बार फिनॉक्साइड आयन बन गया तो ये अपने से हाइड्रोजन आयन को अलग ही रखेगा, और जब हाइड्रोजन आयन अलग रहेगा तो उतनी देर अम्लीय नेचर दिखाता रहेगा। अगर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल ना होता तो ये H+ आयन को क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता, और जब अट्रैक्ट कर लेता तो H+ आयन क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, और हम कहते हैं फिनॉल ने अम्लीय प्रकृति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होने के कारण अम्लीय प्रकृति को फिनॉल हमेशा दिखाता रहता है। साथ में एक क्वेश्चन बेटा और उसी में से जोड़ दिया है, कहता है फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से भी कराइए और फिनॉल की अभिक्रिया जिंक के चूर्ण से भी कराइए। तो भैया हम फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाने वाले हैं, नाइट्रिक अम्ल से। बेटा इसका अर्थ समझ पा रहे हो, किससे अभिक्रिया हो रही है, फिनॉल की अभिक्रिया किससे हो रही है, नाइट्रिक अम्ल। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। फिनॉल का फॉर्मूला तो कुछ ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, फिनॉल के प्रत्येक किनारे पर हाइड्रोजन होता है ना, लेकिन मैं केवल उस हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा हूं जहां पर हमें जरूरत है। इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होगी। बेटा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र वैसे होता है HNO3, लेकिन अगर इसको ऐसे लिख लें, कैसे लिख लें, HONO2 ये नाइट्रिक अम्ल के सूत्र को अगर थोड़ा सा ऐसा लिख लें, तरीका देखो क्या कहता है, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H इन 3 OH से विक्रिया करेगा। अगर 3H 3 OH से विक्रिया करेंगे तो सबसे पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा 3H2O। मैं क्या सोचता हूं, अभी लिख लेते हैं क्या। एक तो फिनॉल के सूत्र में बचा क्या क्या है, ये जगह खाली हो गई H की, जब ये जगह खाली हुई पहला NO2 वहां पर आया, यहां दूसरे H की जगह खाली हुई दूसरा NO2 आया, तीसरे H की जगह खाली हुई यहां तीसरा NO2 आ गया। इसका नाम जानते हो क्या है, 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। या बेटा इसका एक और नाम जानते हो क्या है, पिक्रिक एसिड। इसको भी बहुत ध्यान रखना, इसका नाम एक और है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के नाम से भी इस कंपाउंड को जानते हैं। तो जो फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया भी मैंने दिखा दी इस क्वेश्चन पे, अथवा वाले क्वेश्चन पर। और अभी बोलता है, कहता है फिनॉल की जिंक के चूर्ण के साथ भी अभिक्रिया दिखाइए। तो लास्ट अभिक्रिया है इस क्वेश्चन की, जिसमें से हमको अभिक्रिया करवानी है फिनॉल की, और किससे करवानी है, जिंक के चूर्ण से। तो भैया चाहे जिंक का चूर्ण लिख लो, और या चूर्ण न लिखना चाहो तो जिंक डस्ट लिख सकते हो। जिंक के चूर्ण से अभिक्रिया या जिंक के पाउडर से अभिक्रिया या जिंक की डस्ट से अभिक्रिया, सेम चीज है तीनों। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5OH अभिक्रिया होगा जिंक डस्ट से। तो जिंक डस्ट से अभिक्रिया होता क्या है बेटा, Zn अभिक्रिया कर लेता है किससे, O से। अगर ZnO से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला कंपोनेंट बनने वाला है ZnO, ये साइड प्रोडक्ट हो गया, और मुख्य प्रोडक्ट C6H5 और 1 मिलकर बना जाएगा 6। बेटा C6H6 को क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो बेटा आज आपके क्वेश्चन नंबर कितने, 6 तक के हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे।